हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल द सक्सेस जोन। जैसा कि आपको पता है हम क्लास वाइज संविधान को कवर कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा किया था। हमने देखा था कि किस तरीके के हमारे मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार में हमने एक चीज़ देख रहे थे कि मौलिक अधिकार में कुछ सिद्धांत हैं, जिसमें हमने क्लास को एंड किया था। वो सिद्धांत क्या था बेटा? वो सिद्धांत हम देखते हैं। वो सिद्धांत था न्यायिक पुनरावलोकन का। ठीक है, इसका सिद्धांत था, इसको हम क्या बोलते हैं? जुडिशियली रिव्यू। ठीक है, अब ये क्या होता है? सबसे पहली बात, न्यायिक पुनरावलोकन का जो सिद्धांत है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या किया गया बेटा? ये कॉन्स्टिट्यूशन से वह उठाया गया है। इसका एक्चुअल मतलब क्या है? देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन, देखिए इसके अतिरिक्त और भी कई सिद्धांत होते हैं, वो हम देखेंगे। तो न्यायिक पुनरावलोकन का जो सिद्धांत होता है उसका मतलब यह होता है कि यदि कोई राज्य या कोई सरकार ऐसा कोई अधिनियम बना रही है, ऐसा कोई बिल ला रही है, ऐसा कोई नियम बना रही है या ऐसा कोई कानून बना रही है जिसमें मौलिक अधिकार मतलब आम लोगों के, आपके, हमारे आम जनता के मौलिक अधिकारों को हनन हो रहा है या मौलिक अधिकारों को क्या हो रही है बेटा? क्षति पहुंच रही है। तो ऐसी स्थिति में जुडिशियली रिव्यू का भी क्या है? कॉन्सेप्ट है। ऐसी स्थिति में जुडिशियली रिव्यू का भी प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों के कई सिद्धांत और होते हैं, उसमें ज़्यादा डीप में हम जाएंगे नहीं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन उसके अंतर्गत यदि मैं बात करूं तो एक सिद्धांत होता है प्रवर्तन का सिद्धांत। ठीक है, एक सिद्धांत होता है पृथक्करण का सिद्धांत। मतलब पूछ लिया जाए मौलिक अधिकार के अंतर्गत और कितने सिद्धांत होते हैं, जैसे न्यायिक पुनरावलोकन हुआ, प्रवर्तन का सिद्धांत भी इससे संबंधित है, पृथक्करण का भी इससे संबंधित है। एक होता है आदित्य जन। ठीक है, आदित्य जन का सिद्धांत। ठीक है, ये सब सिद्धांत भी किससे संबंधित है बेटा? ये सब सिद्धांत भी मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो ये हमने मौलिक अधिकारों को लगभग कवर कर लिया है। जो हमारे आर्टिकल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 12 से शुरू होते हैं और कहाँ तक चलते हैं? 35 तक चलते हैं। सभी मौलिक अधिकार के वीडियोस आपको प्रीवियस उसमें प्ले लिस्ट में अवेलेबल हो जाएंगे। अब हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारा इसको हम क्या बोलेंगे? मौलिक कर्तव्य, या क्या बोलेंगे? फंडामेंटल ड्यूटीज। हमने देखा हमारा संविधान कहीं ना कहीं से लिया गया है। कोई ना कोई देश जरूर होगा जहां से हमारा संविधान लिया गया है। तो ये सबसे पहले यदि मैं बात करूं फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो ये लिया गया है कौन से संविधान से बेटा? रशिया के संविधान से। इसको भाग 4 मतलब संविधान के सेक्शन 4 में डाला गया है। कहाँ डाला गया है? सेक्शन 4 में डाला गया है। देखिए, यदि मैं, हमारे कुछ अधिकार हैं तो देश के प्रति क्या है? देश के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। लेकिन मौलिक अधिकार, यदि मैं दोनों में डिफरेंस करूं, फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार में अंतर करूं, तो दोनों में काफी अंतर है। जैसे मौलिक अधिकार की मैं बात करूं तो मौलिक अधिकार क्या है बेटा? न्यायालय में वाद योग्य है। मतलब हम इसके लिए न्यायालय जा सकते हैं, ये हमें मानना, ये हमारे मतलब मस्ट अधिकार है। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है बेटा? वाद योग्य नहीं है। क्या है? वाद योग्य नहीं है। अब ये कैसे हमारे संविधान में जुड़े? सबसे पहला प्रश्न तो ये आता है, क्योंकि मूल संविधान में तो फंडामेंटल ड्यूटीज का कहीं भी जिक्र नहीं था। तो इसके लिए क्या होता है? एक समिति का गठन किया जाता है जिसका नाम क्या था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्या नाम था उसका? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने यह सिफारिश करी थी कि हम उस संविधान में क्या करते हैं? मौलिक कर्तव्यों को जोड़ें। तो उन्होंने सिफारिश करी थी कितने मौलिक कर्तव्यों की? 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े। लेकिन सरकार ने जोड़ कितने दिए? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े। वर्तमान की मैं बात करूं तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि यह जोड़ा गया था कब? 2002 में। उसके लिए संविधान में कोई ना कोई संशोधन तो करना पड़ा होगा। तो उसके लिए करना पड़ा था कौन सा? 86वां संविधान संशोधन। और उस 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत यह किया गया था कि 0 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को आपको, सॉरी, 0 से 6 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को आपको क्या करना है? पालकों को शिक्षा का प्रबंध करना है। मतलब 0 से 6 वर्ष के बच्चों को कम से कम क्या है? शिक्षा देना, शिक्षा की व्यवस्था करना पेरेंट्स का क्या है? एक मौलिक कर्तव्य है। यदि मौलिक कर्तव्यों की मैं बात करूं तो मौलिक कर्तव्य सबसे पहले हमने देखा वाद योग्य नहीं है, क्योंकि डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं डाले थे। मौलिक कर्तव्य हमने देखा बाद में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत डाले गए थे। हमारे टोटल वर्तमान में कितने? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब मौलिक कर्तव्यों में कई चीजें ऐसी हैं जिसमें क्या है कि ये एक्चुअल में क्या है बेटा? बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी मतलब मौलिक कर्तव्य के लिए आपको कोई सजा का प्रावधान नहीं है। आप यदि मौलिक कर्तव्य का मतलब निर्वहन नहीं करते हैं तो मौलिक कर्तव्य के लिए आपको किसी भी तरीके की पनिशमेंट नहीं है। मौलिक कर्तव्य यदि आप उसको नहीं करते हैं तो आप, कोई व्यक्ति जैसे कोर्ट नहीं जा सकता। तो इस तरीके से ज़्यादा पावरफुल नहीं है।
लेकिन फिर भी कुछ हद तक यदि मैं बात करूं तो कुछ हद तक सरकार कुछ मौलिक कर्तव्यों के लिए क्या कर रही है, नियम बना रही है। कुछ मौलिक कर्तव्यों के लिए क्या करती है, आपकी व्यवस्थाएं करती है या दंड का प्रावधान रखती है कि यदि आप मौलिक कर्तव्य का यूज नहीं करते। जैसे यदि मैं बात करूं कि गौरवपूर्ण अपराध अधिनियम, एक अधिनियम बनाया था सरकार ने जिसका नाम क्या था बेटा, गौरवपूर्ण अधिकार अधिनियम। अब ये गौरवपूर्ण अधिकार अधिनियम जो था ये कब बना था, यदि मैं इसकी बात करूं तो यह अधिनियम बना था 1971 में। इसमें क्या है, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, ये आपका मौलिक कर्तव्य है कि आपको देश के जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, जो देश का राष्ट्रीय ध्वज है, इसका क्या करना है बेटा, इसका अपमान नहीं करना है। यदि आप इसका अपमान करते हैं तो इसके लिए आपको क्या है, दंड का प्रावधान है। इसमें एक चीज और जोड़ी गई थी, इसमें जोड़ी गई क्या, इसमें जोड़ा गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। देखो इसके लिए कमेटी गठित की गई थी, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी पहले इसको देख लेते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना भाई, 1972 में। इसके लिए क्या है कि वन्यों के जीवों की सुरक्षा आपका क्या होगा, कर्तव्य होगा। एक्चुअल में इसके लिए कमेटी गठित की गई थी मौलिक कर्तव्य के लिए, एस के वर्मा कमेटी। कौन सी कमेटी थी, एस के वर्मा। इन्होंने इन सब चीजों की क्या करी थी, सिफारिश करी थी। मौलिक कर्तव्य में एक चीज और जोड़ी गई है, आर्टिकल नंबर 23 के सब क्लॉज 2 में। क्या जोड़ा गया है, आर्टिकल नंबर 23 के सब क्लॉज 2 में। आर्टिकल नंबर 23 हमने देखा किससे रिलेटेड था हमारे, उसमें आर्टिकल नंबर 23 के क्लॉज 2 जोड़ा गया और उसमें ये कहा गया कि यदि कोई इमरजेंसी पड़ती है, ठीक है, तो लोग जो हैं वो बिना किसी जॉब के भी, यदि राष्ट्र की सुरक्षा की बात है तो उसके लिए राज्य क्या है, उनसे सेवाएं ले सकता है। मतलब बात को समझ रहे हो, जैसे मैं यदि जॉब में नहीं हूँ, आप कहीं जॉब में नहीं है, लेकिन राष्ट्र पे विपत्ति आती है तो आर्टिकल नंबर 23(2) के तहत ये हमारा कर्तव्य में आ जाता है कि हमें राष्ट्र में बिगर किसी के, मतलब बिगर किसी स्वार्थ के हमें उसमें क्या करना है, अपनी सेवाएं देना। तो आर्टिकल नंबर 23(2) में ये जोड़ा गया। एक सिविल अधिकार संरक्षण, वही एस के वर्मा समिति ने 1955 में क्या किया था, एक सिविल अधिकार संरक्षण बनाने की मांग करी थी कि सिविल अधिकार क्या हो, सिविल अधिकारों का क्या हो, संरक्षण हो। इसके लिए भी एस के वर्मा समिति ने क्या किया था, अपनी मांग करी थी। तो ये जो मौलिक कर्तव्य है, हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं, हमने रशिया के संविधान से लिए गए हैं इसको, और भाग 4 में जोड़ा गया है। तो इस तरीके से कई अधिनियम बनाए गए। हम राष्ट्रीय प्रतीक, हमारे राष्ट्रीय उसका नहीं कर सकते। इसमें एक चीज और है बेटा, यदि तो आपने देखा होगा, यदि आप कोई देश विरोधी बात करते हैं, ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है। यदि आप देश के विरोध में बात करते हैं, देशद्रोही गतिविधि करते हैं, तो आपकी क्या है, भारतीय नागरिकता अधिनियम। नागरिकता हम देखेंगे, भारतीय नागरिकता अधिनियम सबसे पहले बना था 1955 में। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आपकी नागरिकता को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा यदि आप देश विरोधी क्या करते हैं। तो आपको देश के खिलाफ या देश विरोधी ऐसी कोई गतिविधि नहीं करना है। तो ये आपका क्या है, मूल कर्तव्य। बेसिक रूप से मूल कर्तव्य जो है ये संविधान के, एक चीज और मैं बताना आपको भूल गया कि यह जो है ये संविधान के आर्टिकल नंबर 51 ए में जोड़ा गया है। ठीक है, कहाँ जोड़ा गया है, 51 ए में, आर्टिकल नंबर 51 के ए में जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है, ये चीज हमको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके लिए कमेटी गठित की गई थी, वो कौन सी थी, उनका नाम क्या था, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। सरदार स्वर्ण सिंह ने कितने, 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश करी थी, 10 जोड़े गए थे, वर्तमान में कितने हैं, 11 हैं। तो ये हमारा क्या था, मौलिक कर्तव्य था। अब मौलिक कर्तव्य के बाद सेकंड टॉपिक जो आता है हमारा, वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है बेटा, सबसे महत्वपूर्ण। मतलब वो क्या है, एक बैकबोन है हमारे संविधान का। हम, हमारे संविधान की क्या है, वो एक रीढ़ की हड्डी है, और इसके लिए इसको पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं क्या, डीपीएसपी। इंग्लिश में यदि मैं बात करूं इसकी, तो इसको बोला जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यदि मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी में इसको बोला जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या बोला जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये ऐसी क्या चीज है, ठीक है। देखो ये क्या है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य से थोड़े क्या है, वजनदार है। मतलब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, कि यह एक तरीके से राज्य को क्या है, आदेश है। यह एक तरीके से राज्य को क्या होते हैं, आदेश होते हैं। आदेश दिया जाता है कि यह काम क्या करना है, राज्य को करना ही करना है, यह काम राज्य के लिए बहुत क्या जरूरी है, मस्ट है। तो अब ये कैसे होते हैं, क्या इसमें चीजें होती हैं, किस आर्टिकल से शुरू होते हैं और किस आर्टिकल पे क्या होते हैं बेटा, खत्म होते हैं। तो हम सबसे पहले इसको देखेंगे, किसको, डीपीएसपी को। डीपीएसपी जो बात करें, वो सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और आयरलैंड का खुद का संविधान जो है ना बेटा, वो 1937 में बना था। कब बना था, 1937 में बना था, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
यह संविधान के भाग किस में डाला गया है? ये किस में डाला गया होगा? 3 में मौलिक कर्तव्य 4, तो ये किस में डाला गया है? 5 में डाला गया है। और यह शुरू होता है कहाँ से? आर्टिकल 36 से शुरू होता है और डीपीएसपी खत्म हो जाएगा कहाँ पे? आर्टिकल नंबर 51 में। तो हम पूरे एक एक आर्टिकल को देखेंगे कि 36 में क्या है, 37 में क्या है, 38 में क्या है, ऐसे 51 तक में क्या है। तो ये डीपीएसपी जो होते हैं, ये बेटा इस चीज को भी ध्यान रखना कि ये क्या वाद योग्य नहीं होते हैं, यह प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, इनमें क्या है हम चेंजेस नहीं कर सकते। ये एक इसलिए बनाए गए कि एक जो संविधान है वो देश में क्या कर सके? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सके, एक कल्याणकारी राज्य को बना सके, एक कल्याणकारी राज्य जो है वो इस्टेब्लिश कर सके। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा? इसके लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा आर्टिकल नंबर 36, क्योंकि 36 से 51 में दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो मैं सबसे पहले उठाता हूं, सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? आर्टिकल नंबर 36 की। आर्टिकल नंबर 36 में क्या बात की गई है? आर्टिकल नंबर 36 में राज्य को परिभाषित किया है। डीपीएसपी में किसको परिभाषित किया गया है बेटा? राज्य को परिभाषित किया है। दूसरा आर्टिकल में यदि उठाता हूं, जिसको हम बोलते हैं क्या? आर्टिकल नंबर 37। आर्टिकल नंबर 37 बात करता है किसकी? आर्टिकल नंबर 37 बात करेगा कि डीपीएसपी में जो बातें लिखी गई हैं उसका क्रियान्वयन आपको कैसे करना है। ये आर्टिकल नंबर 37 की बात होती है। आर्टिकल नंबर 38, आर्टिकल नंबर 38 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 38 ये बोलता है बेटा, क्योंकि हमारा संविधान क्या बोलता है? हमारा संविधान ये बोलता है कि हर व्यक्ति के साथ, हर व्यक्ति के साथ क्या हो? सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो, राजनीतिक न्याय हो। मतलब ये जो गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है ना, एक इनबैलेंस समाज में बना हुआ है। तो आर्टिकल नंबर 38 डीपीएसपी का यही कहता है कि समाज में राज्य को इस बात की चिंता करना है, राज्य को इस बात की चिंता करना है कि कोई भी सामाजिक रूप से इम्बैलेंस ना बने, इम्बैलेंस ना बने सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो क्या हो? राजनीतिक रूप से हो। तो आर्टिकल नंबर क्या बोलता है? समाज की व्यवस्था के लिए। किसके लिए? समाज की व्यवस्था के लिए। अब मैं बात करता हूँ किसकी बेटा? आर्टिकल नंबर 39 की। आर्टिकल नंबर 39 जो बोलता है वो बोलता है पुरुष और स्त्री दोनों को क्या करना है बेटा? दोनों को, पुरुष और स्त्री दोनों को क्या रखना है? इक्वल रखना है। पुरुष और स्त्री को क्या रखना है? इक्वल रखना है। मतलब समान कार्य के लिए क्या करना है? पुरुष मतलब पुरुषों को भी समान कार्य के लिए समान वेतन मिल रहा है और महिलाओं को भी क्या मिल रहा है? समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। दोनों को इक्वल अपने जीवन उपार्जन करने की व्यवस्था हो। मतलब ऐसा नहीं है राज्य ऐसी व्यवस्था ना करे कि पुरुष पुरुष के लिए ही क्या हो रहा है, व्यवस्थाएं की जा रही हैं, महिलाओं को क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है, महिलाओं को किसी भी तरीके का ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल नंबर हमारा 39 जो है वो इसी के बारे में चर्चा करता है। अगर मैं अगले आर्टिकल की बात करूं, अगला आर्टिकल कौन सा आ जाएगा इसमें बेटा? हमारा आर्टिकल नंबर 40। आर्टिकल नंबर 40 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? इसको हम थोड़ा से ब्रीफ में समझते हैं। आर्टिकल नंबर 40 और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बिल्कुल दिमाग के किसी कोने में क्या होना चाहिए बेटा? ये छप जाना चाहिए। आर्टिकल नंबर 40। आर्टिकल नंबर 40 को महात्मा गांधी ने, ठीक है, महात्मा गांधी ने डीपीएसपी में डलवाया था। जिसका मतलब क्या था? जिसका मतलब है कि ग्राम पंचायत, मतलब ग्राम पंचायत को डीपीएसपी में डलवाया था। ग्राम पंचायत जो हम स्थानीय स्वशासन पढ़ेंगे, स्थानीय स्वशासन मूल रूप से संविधान में नहीं था, लेकिन गांधी जी क्या थे? ग्राम स्वराज के पक्षधर थे। तो गांधी जी ने क्या किया? आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत को डलवाया, क्योंकि गांधी जी का यह सोचना था कि भारत के अंतिम छोर तक रहने वाले व्यक्ति, भारत के अंतिम छोर तक रहने वाले व्यक्ति तक क्या पहुंचना चाहिए? सुविधाएं पहुंचना चाहिए। भारत के अंतिम छोर तक रहने वाले व्यक्ति तक क्या पहुंचना चाहिए? कई सारी चीजें पहुंचना चाहिए। जिसके अंतर्गत क्या था? जिसके अंतर्गत जो बनाया गया था वो बनाया गया था, ग्राम पंचायत बनाई गई थी। अब इस ग्राम पंचायत में हम क्या है? हम देखते हैं कि सरपंच होता है सरपंच, सरपंच का भी चुनाव होता है। और किस तरीके से जिला पंचायत होती है, एक सिंगल टायर होती है, डबल टायर होती है, 3 टायर होती है। कई कई स्टेट क्या होते हैं? 4 टायर करते हैं। कई कई स्टेट क्या करते हैं? 4 टायर करते हैं। तो इस तरीके से आर्टिकल नंबर 40 जो है वो बनाया गया था। इसके बाद यदि मैं बात करता हूँ किसकी? आर्टिकल नंबर 42 की। आर्टिकल नंबर 42, आर्टिकल नंबर 42 डीपीएसपी में यह बात करता है कि राज्य को यह चिंता करनी है। किस बात की चिंता करनी है भाई राज्य को? कि उसके राज्य में बेकारी, बुढ़ापा, बेरोजगारी जैसी यदि समस्या है तो उस समस्या को लेकर उसको क्या करना है? कोई प्रावधान करना है, कोई उपबंध करना है, कोई चिंता करनी है उस विषय की, कि उस विषय पर क्या है कि भाई किसी तरीके का कोई मतलब क्या बोल सकते हैं उसको हम, किसी भी तरीके का कोई नियम बनाया जा रहा है या नहीं बनाया जा रहा। तो आर्टिकल नंबर 42 क्या करता है भाई? आर्टिकल नंबर 42 करता है भाई आपके यहाँ बुढ़ापा हो, ठीक है,
कोई निशक्त जना, कोई गंभीर बीमारी से, इसलिए हम देखते हैं सरकार की कई कई योजनाएं चलती रहती हैं। बुढ़ापा है तो पेंशन के लिए कुछ योजना, कुछ बीमारी अगर हो जाती है तो उसके लिए कई योजना। फिर उसके बाद अगला आर्टिकल आता है बेटा, आर्टिकल नंबर 43। आर्टिकल नंबर 43 डीपीएसपी में स्पष्ट इस बात का उल्लेख करता है, किस बात का उल्लेख करेगा ये उल्लेख करेगा प्रसूति सहायता का। मतलब देखा ना हमने, प्रसूति सहायता मिलती है, मैटरनिटी लीव मिलती है यदि आप कर्मचारी हैं, यदि लेडीज कर्मचारी है गवर्नमेंट में तो उसको क्या मिलता है, मैटरनिटी लीव मिलती है। प्राइवेट सेक्टर में भी मैटरनिटी लीव मिलती है, यदि वह गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, तो उसके लिए भी क्या है, मैटरनिटी लीव का प्रावधान है। तो प्रसूति सहायता जो होती है, ठीक है, तो प्रसूति सहायता जो है वो आर्टिकल नंबर किस में डाली गई है बेटा, 43 में डाली है। इसके लिए सरकार क्या करती है, कई तरीके की योजनाएं चलाती है, कई सुविधाएं देती है, जैसे जननी सुरक्षा योजना चल रही है, जननी एक्सपेक्ट जैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो ये आर्टिकल नंबर 43 में। अब बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो है आर्टिकल नंबर 44, जिस पे इस समय देश में क्या ले चली हुई है बेटा, बहस चल रही है। इस समय देश में क्या चल रही है, बहस चल रही है। यह है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी, समान नागरिक संहिता। ये डीपीएसपी में आर्टिकल 44 में डाला गया है, और ये स्पष्ट रूप से संविधान में कहा गया है कि पूरे देश में क्या होनी चाहिए, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। लेकिन यह अभी तक क्या है, यह अभी तक लागू नहीं हो पाई है ना। ये गवर्नमेंट कई तरीके से प्रयासरत है कि समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया जाए। अब इस कभी सोचा है यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है? देखिए, उसको हम यदि हम अगर अपनी लैंग्वेज में समझें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है कि संपूर्ण देश में एक ही नियम लगे, संपूर्ण देश में क्या हो, एक ही कानून हो। आज की स्थिति में क्या होता है, हर धर्म का अपना एक कानून है, हर धर्म का अपना एक मैरिज एक्ट है, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट हो, मुस्लिम मैरिज एक्ट हो, ईसाई मैरिज एक्ट हो, ठीक है। संपत्ति के अधिकार के लिए भी सबके अपने अपने एक्ट हैं, मुस्लिम के अलग एक्ट हैं, हिंदुओं के अलग एक्ट हैं। किसको अपनी प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, सबके अपने अपने नियम है। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड यही कहता है कि उन सब छोटे छोटे धर्म, मतलब सभी धर्मों के जो छोटे छोटे खुद के एक्ट बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, उनको क्या करना है, खत्म करना है। उनको खत्म करके संपूर्ण देश में क्या होगा, एक ही नियम लागू होगा। मैरिज एक्ट यदि है तो वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, सबके लिए वही मैरिज एक्ट काम करेगा। विरासत के लिए कोई एक्ट बना हो तो सभी के लिए वही एक्ट, वही नियम, वही कानून काम करेगा। और यदि मैं बात करूं तो आर्टिकल 44 में यूसीसी जो है वो भारत के एक राज्य में लागू है अभी। उस राज्य का नाम क्या है, गोवा। सिर्फ भारत का एक राज्य गोवा जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर का इसमें यह कहना था कि जब उन्होंने इस आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड को डाला था तो उस समय उन्होंने क्या कहा था, उस समय उन्होंने कहा था कि यह टेम्परेरी, उस समय के लिए बाध्यकारी नहीं है। मतलब उस समय उन्होंने संविधान के डीपीएसपी में यूनिफॉर्म सिविल कोड को डाल जरूर दिया था, बट कहा था इसको आप अप्लाई करें नहीं करें ये कोई इतना कंपलसरी नहीं है। लेकिन बाद में संविधान संशोधन करके इसको क्या कर दिया था, बाध्य कर दिया था, और ये अभी तक देश में क्या है, लागू नहीं है। ये आर्टिकल नंबर 44 में। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का देश में लागू होना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यदि देश में लागू नहीं होगी तो क्या होगा, किसी भी तरीके का कोई भी हम अपराध नहीं कर सकते। इसके बाद यदि मैं बात करूं किसकी, आर्टिकल नंबर 43 की, 44 के 43 शायद हमारा छूट गया था, ठीक है, 43 की। 43 यदि मैं बात करूं, 43 में क्या है, 43 में हमारे आर्टिकल में कुटीर उद्योग के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया बेटा, कुटीर उद्योग। मतलब सरकार को, देखिए उद्योग कई तरीके के होते हैं, एक लघु उद्योग होता है, कुटीर उद्योग होता है, बड़े पैमाने पर चलने वाले उद्योग होते हैं। तो सरकार ने कहा है, संविधान ने कहा है कि सरकार को छोटे छोटे कुटीर उद्योगों का भी प्रबंध करना है, क्योंकि हर व्यक्ति को जॉब सरकारी नहीं मिल सकती। तो छोटे जो गांव हैं जिसमें पापड़ बनाने का, किसी भी तरीके का कोई छोटा बिजनेस शुरू करो, तो कुटीर उद्योग को क्या करना, बढ़ावा देना। कुटीर उद्योग के लिए क्या करना, कई तरीके की व्यवस्था करना, जिसमें कुटीर उद्योग क्या होगा, कई तरीके से कुटीर उद्योग एक अच्छे पैमाने पे चलेगा। लोगों का जीवन उपार्जन का अधिकार, मतलब जीवन उपार्जन के अधिकार के अंतर्गत उनको क्या मिलेगा, जीवन जीने का एक लिविंग स्टैंडर्ड उनका बढ़ेगा। तो ये सब चीजें जो दी गई हैं, किस में दी गई हैं, आर्टिकल नंबर 43 में। अब यदि मैं बात करूं अगले आर्टिकल की, आर्टिकल नंबर 45। आर्टिकल नंबर 45 क्या बोलता है, आर्टिकल नंबर 45 बोलता है कि ये डीपीएसपी में डला हुआ है कि वही बात जो हमारे मूल कर्तव्य में हमने देखा था, क्या 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को, या क्या है उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चे हुए या 0 से 6 उम्र के बच्चे हुए, उनको कम से कम क्या करना है, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था जरूर कराना है। क्या कराना है बेटा,
प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था ज़रूर कराना है। मतलब हर बच्चा कम से कम इतना पढ़ा लिखा तो होना चाहिए कि वो अब आ खा गा पढ़ ले, गिनती पढ़ सके, या अपने क्या कर सके बेटा, सिग्नेचर कर सके। क्योंकि एक साक्षर यदि भारत रहेगा तो साक्षर भारत क्या करेगा, साक्षर भारत कई तरीके से कई चीज़ों को कर सकता है। अब मैं बात करता हूँ किसकी, आर्टिकल नंबर 46 की। आर्टिकल नंबर 46 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 46 बोलता है कि जो SC ST कैटेगरी के हैं, ठीक है, मतलब जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के लोग हैं या वो आदिवासी लोग हैं, उनके लिए क्या करना है, उनकी शिक्षा का प्रबंध करना है। उनके लिए क्या करना है, उनकी शिक्षा हो सके, उनकी एक व्यवस्था हो सके, उनके लिए क्या हो सके, एक प्रशासन में उनका योगदान हो सके। क्योंकि देखिए हमारा संविधान हर व्यक्ति को क्या करता है, न्यायिक सुविधा देता है। हर व्यक्ति को क्या करता है, न्यायिक आर्थिक रूप से न्याय मिल जाए या सामाजिक रूप से न्याय मिल जाए, ये सब चीज़ें करता है। उसके बाद यदि मैं बात करता हूँ आर्टिकल नंबर 48 की। अब आर्टिकल नंबर 48 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 48 बोल रहा है कि समाज में आपको पशुपालन की व्यवस्था करना। मतलब बात को समझ रहे हैं? आर्टिकल नंबर, दो आर्टिकल्स हम देखेंगे। एक आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल नंबर 48, ठीक है। एक आर्टिकल क्या होगा, आर्टिकल नंबर 48 का क्लॉज नंबर 1। अब इन दोनों में क्या दिया गया है डीपीएसपी में? देखिए आर्टिकल नंबर 48 में यह दिया गया है कि आपको क्या करना है बेटा, आपको मतलब सरकार को, राज्य को ये व्यवस्था करना है किसकी, पशुपालन की। किसकी व्यवस्था करना है, पशुपालन की। पशुपालन मतलब यदि आप किसी, जैसे स्पेशली मैं यदि उसको ऐसे समझूं, पशुपालन मतलब जो इम्पोर्टेंट पशु हैं, जैसे भाई गाय हुआ, है ना, जो दुधारू पशु हैं, इनकी व्यवस्था करना। यदि आप पशुपालन के लिए सरकार के पास जाते हैं तो सरकार आपको क्या करेगी, सब्सिडी देगी। सरकार आपको हर तरीके की सब्सिडी देगी। आप कोई पशुपालन का या मुर्गी पालन करना चाहते हैं, बकरी पालन करना चाहते हैं, तो पूरी तरीके से क्या करना है, पशुपालन को बढ़ावा देना है, जिससे क्या हो सके, पशुओं का संरक्षण हो सके। टोटल मिला के यदि मैं बात करूं तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर जो है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर क्या है, बनी रहनी चाहिए। ये आर्टिकल नंबर 48 में किसको बढ़ावा दिया है, पशुपालन को बढ़ावा दिया है। यदि मैं बात करूं आर्टिकल नंबर 48 के क्लॉज नंबर ए की, इसमें क्या कहा गया, इसमें पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। मतलब विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाते हैं, तो पर्यावरण को संरक्षण देना यह भी सरकार का काम है। डीपीएसपी में जो बातें लिखी गई है, इसलिए सरकार क्या करती है, पर्यावरण को संरक्षण करती है। पर्यावरण के लिए क्या करती है, कई तरीके के काम करती है, कई योजनाएं चलाती है। अभी सरकार पौधारोपण पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पौधारोपण करें। और उनको क्या दिया जाता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करते हैं उनके लिए क्या है, अवार्ड की व्यवस्था भी है। इसके बाद यदि मैं बात करूँ आर्टिकल नंबर 49 की, आर्टिकल नंबर 49 क्या बोलता है, आर्टिकल नंबर 49 बोलता है कि जो आपके देश में स्मारक हैं, मतलब पुरातत्व स्मारक है ना, कई चीज़ें हैं। देखिए जो किले वाला कॉन्सेप्ट है ना, किले वाला कॉन्सेप्ट हमारे भारत में, ठीक है, या मिडिल एशिया में जो है वहीं देखने को मिलता है। किले आपको कहीं अमेरिका, ब्रिटेन ब्रिटेन साउथ अफ्रीका इस तरफ नहीं मिलेंगे। तो हमारी जो विरासत है ना, इसलिए सरकार क्या करती है, पुरातत्व विभाग की स्थापना करती है। पुरातत्व विभाग होता है ना, एक जो पुरानी चीज़ों की क्या करता है, जान पहचान करता है, उनको पकड़ता है, उनको समझता है कि भाई ये कितनी कार्बन डेटिंग के आधार पर कितनी पुरानी है। तो इस चीज़ में हम क्या है, इस चीज़ में डीपीएसपी में सरकार को ये बोला गया है कि आपको जो हमारी पुरातत्व चीज़ें, नहीं तो पता चल रहा है क्या, किला बनाया था भाई किसी ने, बाबर ने, अकबर ने कोई किला, या किसी हिंदू राजा ने कोई किला बनाया हुआ है, वो पड़ा हुआ है, किसी भी तरीके का बंजर हो गया, पूरा ढहने की स्थिति में है। नहीं, सरकार को उन पुरातत्व की क्या करनी है, एक उनका मेंटेनेंस करना है, उनकी व्यवस्था करनी है। इसलिए ताजमहल को क्या बनाया गया, ताजमहल को टूरिज्म प्लेस बनाया गया। ऐसे कई टूरिज्म प्लेस बने हुए हैं। राजस्थान जाते हैं कितने सारे मतलब जो ट्रैवलर्स आते हैं, क्या बोलते हैं उनको हम, पर्यटन लोग आते हैं, पर्यटनदर्शी जो विदेश से आते हैं, वो क्या करते हैं, क्या राजस्थान जाते हैं, आगरा जाते हैं, कई तरीके से क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। तो ये यदि हम सरकार इसका राज्य संरक्षण ना करे तो विदेशी यहाँ घूमने आएंगे क्या, ऑब्वियसली नहीं आएंगे। तो आर्टिकल नंबर 45 में यही बातें दी गई है। उसके बाद यदि मैं बात करता हूँ किसकी, आर्टिकल नंबर 50 की। आर्टिकल नंबर 50 में डीपीएसपी में साफ लिखा हुआ है बेटा, डीपीएसपी में क्या लिखा है कि कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका का सबसे बड़ा प्रधान कौन होता है, हेड कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ये हमने देखा। कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है, मतलब
एग्जीक्यूटिव और जो जुडिशरी है इन दोनों को अलग अलग रखा जाएगा। मतलब ना तो कार्यपालिका न्यायपालिका में क्या है, हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कार्यपालिका न्यायपालिका में क्या, बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ये आर्टिकल नंबर किस में समझाया गया बेटा, 50 में समझाया गया है। इसके बाद हम लास्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल नंबर डीपीएसपी का 51। आर्टिकल 51 जो है वो बात कर रहा है किसकी, आर्टिकल 51 बात करता है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की। मतलब हमें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर क्या करना है, काम करना है। हमें क्या करना है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है। ऐसा नहीं है कि पता चले रशिया और यूक्रेन में क्या हो रहा है, वॉर हो रहा है, हम अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा दे नहीं रहे और क्या कर रहे हैं, आग में घी का काम कर रहे हैं। नहीं, डीपीएसपी में लिखा है कि हमें संविधान के अंतर्गत सरकार को ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा क्या हो, भंग हो। तो इस तरीके से क्या है आर्टिकल 51। अब टोटल मेजर हमने देखा कि आर्टिकल 36 से शुरू होके आर्टिकल 51 तक क्या है, डीपीएसपी है। लेकिन इसमें बेटा कुछ आर्टिकल और हैं जो डीपीएसपी की ही भूमिका निभाते हैं। जैसे सबसे पहले मैं यदि बात करूं, एक आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 350, ठीक है, इसका क्लॉज नंबर ए, इनको हम एक एक समझेंगे। फिर एक दूसरा आर्टिकल आ जाता है क्या, आर्टिकल नंबर 351। ये जो है ये 36 से 51 में नहीं है, ये उसके बाद के आर्टिकल हैं। लेकिन ये भूमिका किसकी निभाते हैं, ये भी डीपीएसपी की ही तरह भूमिका निभाते हैं। ये भी क्या है, वाद योग्य नहीं है। तो अब आर्टिकल 350 ए में क्या दिया है, आर्टिकल 350 ए में स्पष्ट रूप से यह दिया गया है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग का यदि व्यक्ति है, कौन सा व्यक्ति है, अल्पसंख्यक वर्ग का यदि कोई व्यक्ति है, तो उसकी शिक्षा संबंधी जो है, ठीक है, शिक्षा संबंधी प्रावधानों को डीपीएसपी के अंतर्गत करना है। मतलब जैसे कि देखिए मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि जो अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति है, चाहे वो अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज है, मुस्लिम है, जैन है, सिख है, ईसाई है, तो उसे क्या करना है, उसे अपनी प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा की जो है, हमारी मदर टंग जो है हिंदी, उसकी शिक्षा देना क्या है, जरूरी है। ये डीपीएसपी में लिखा है। मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति है ईसाई और वो ईसाई मिशनरी स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको हिंदी की शिक्षा देना क्या है, जरूरी है। ये सरकार को चिंता करना है कि उसको हमारी जो लैंग्वेज है वो क्या है, हिंदी, उसकी क्या मिल रही है, शिक्षा मिल रही है कि नहीं। यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति है वो कहीं मतलब उस स्कूल में पढ़ रहा है, मदरसे में पढ़ रहा है, तो उसको हिंदी की शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये देना आर्टिकल 350 ए में है। हिंदी मतलब क्या, हमारी मातृभाषा। और आर्टिकल 351 में क्या है कि हमारी मातृभाषा जो है वो क्या है, हिंदी। और हिंदी का हमें क्या करना है, डीपीएसपी में लिखा है कि प्रचार प्रसार करना है। इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। कुछ टाइम पहले भोपाल में हिंदी दिवस आयोजित हुआ था, है ना। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष हम 14 सितंबर को मनाते हैं। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 351 में लिखा गया है कि राज्य को क्या करना है, राज्य को हिंदी का क्या करना है, प्रचार प्रसार करना है। हिंदी को क्या करना है, राज्य को पूरी तरीके से बढ़ाना है। तो ये आज के टॉपिक में हमने मौलिक अधिकार के लास्ट टॉपिक को कवर किया और हमने किसको समझा है, डीपीएसपी को। डीपीएसपी कहाँ से लिया है बेटा, आयरलैंड से लिया गया है। संविधान के आर्टिकल 36 से कहाँ तक है, आर्टिकल 21 में है। और ये वाद योग्य नहीं है, मतलब इसको हम कोर्ट में क्या नहीं कर सकते बेटा, चैलेंज नहीं कर सकते। तो मिलेंगे कल की क्लास में, आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।